हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं मित्रता। जो चैप्टर हमने किया था उसी के अभ्यास प्रश्न करेंगे, देखेंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो हो सकता है आपकी बुक थोड़ी डिफरेंट हो तो आपके प्रश्न थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट हमको सिर्फ ओवरऑल समझना है कि प्रश्न किस तरह से आते हैं और हमको उनके आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मित्रता चैप्टर में हमने क्या देखा था कि भाई बताया गया था कि किस तरह के मित्र होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए। मित्रों में हमको अलग अलग गुण होते हैं, उनको पहचानना चाहिए। मित्र वो होना चाहिए जो हमें सहायता करे, हमारा मार्गदर्शन करे, ना कि हमको अपने पीछे की तरफ धकेलता जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने मित्रता को बहुत अच्छे से समझा था। आज हम समझेंगे मित्रता से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले आपको इस तरह से एक छोटा सा गद्यांश आता है जो आपके लिटरेचर पार्ट से ही आता है, जिसमें आपको कुछ गद्यांश दिया हुआ होगा, कोई पार्ट दिया होगा किसी भी आपके ही पुस्तक का, और उसमें एक चीज दे रखी होगी, किसी अंश को उन्होंने क्या कर रखा होगा, रेखांकित कर रखा होगा, अंडरलाइन किया हुआ होगा, और वहां पर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। पूरे पैसे से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, जो रेखांकित किया हुआ है वो मिलेगा, प्लस एक और क्वेश्चन जो यहाँ से मिलता है वो है आपको बताना है इसका ससंदर्भ, है ना, कि इसका प्रसंग ये कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्या दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको बहुत सारे मिलेंगे आपकी पुस्तक में, बट हम सारे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हम कुछ देख लेंगे कि किस तरह से किए जाते हैं, ताकि आप और जितने भी गद्यांश हैं उनको आप खुद से करके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश दे रखा है, उसके कुछ प्रश्न दे रखे होंगे जिनको हमें उत्तर करना होगा। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। और वो बातें कौन कौन सी हैं? जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। हमने समझा था इस चीज को कि मित्र जो है हमको कैसा दिखता है कि भाई उसकी सुंदर प्रतिमा होनी चाहिए, हम जैसा बोले स्वच्छंद वाला होना चाहिए, अपने मन से करने वाली चीजों वाला होना चाहिए, मनभावनी चाल होनी चाहिए उसकी। हम ये सब चीजें देखते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक सच्चे मित्र में ये ही जरूरी नहीं है आपके वो छोटे छोटे काम निकलवाता है और अंदर से घृणा करता है, वो मित्र नहीं होता है। तो इस तरह से हमने पूरा ये समझा था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले दे रखा होगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश का आपको क्या लिखना है, ससंदर्भ लिखना है। ससंदर्भ मतलब कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आपकी पुस्तक है उसके कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यावतरण, या आप ऐसे लिख सकते हो प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, गद्यावतरण आपको उस टाइम याद नहीं आता तो आप गद्यांश भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ये कौन है, ये लेखक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। तो आप चाहे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी इन्वर्टेड कॉमा यानी कि अवतरण चिन्ह में लिख सकते हैं। पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप चाहें तो इसको इस तरह से हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं, बट हम पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और अगर लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर ससंदर्भ देखा जाए तो हमको यहाँ तक लिखना होता है। ठीक है, अब इस ससंदर्भ में आप चाहें तो 1-2 लाइनें और भी ऐड कर दो जो गद्यांश से रिलेटेड है। क्या है भाई, कि इस प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में बताया है, कि मित्रों के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक और लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित किया हुआ जो अंश है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो जो अंडरलाइन किए हुए होंगे आपको सिर्फ उसी पार्ट की व्याख्या करनी है। तो कैसे करोगे, कि शुक्ल जी का कहना है कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए, सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य सही मार्ग। अब वहां पे भी टोटल हिंदी में लिखा है ना, गद्यांश तो टोटल हिंदी में ही लिखा हुआ है, पद्यांश को हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन गद्यांश को कैसे लिखोगे, तो गद्यांश में जो लाइनें दे रखी हैं उससे आप क्या समझे हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम गद्यांश में तो वैसे ही दे रखा है,
तो हम इसको और कैसे लिखेंगे कि ऑलरेडी ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, लेकिन हमको इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने क्या बताया है, सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र क्या होता है, एक पथ प्रदर्शक होता है, एक भाई के समान उसके साथ प्रीति होती है, हमें हमारे मित्र के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, उसके लाभ हानि को हम अपना लाभ हानि समझे, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यही लाइनें थी लेकिन हमने अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो शुक्ल जी का कहना है कि मित्र के प्रति हृदय में प्रेम होना चाहिए, सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य, सही मार्ग बताने वाला और भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला। अब आप इसमें कुछ भी वर्ड्स अपने साथ ऐड कर सकते हैं। हमारी और हमारे मित्र की आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए जिससे वे अपने लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझे, हमारे लाभ हानि को अपना लाभ हानि समझे और उसके हानि लाभ को अपना। तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए, जिनके हृदय में परस्पर घृणा भरी हो वह मित्र नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपको खुद को व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मित्र नहीं कहा जा सकता। अब आपको ये जो गद्यांश दे रखा होगा उसमें से आपको बताना है कि किसे हम मित्र नहीं कह सकते, कि भाई जो क्या करे, छोटी छोटी बातों में हमारी सहायता ले और अंदर अंदर क्या करे, घृणा करता हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जो प्रत्यक्ष में हमारे गुणों का तो प्रशंसक हो लेकिन हमसे आंतरिक क्या करता हो, स्नेह न रखता हो। आप ये घृणा वाली लाइन भी इसमें लिख सकते हो। तो ये टोटल आपके ऊपर है कि आप अपने आंसर को कितना अच्छे से गद्यांश में पढ़ के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया क्या देखकर मित्रता की जाती है। हम क्या देखते हैं, मनभावनी चाल देखते हैं, स्वच्छंद देखते हैं, उसकी प्रकृति, ये सब चीजें देखते हैं। तो साधारणतः किसी का सुंदर चेहरा, रंग रूप, मन को लुभाने वाली चाल, स्वभाव में खुलापन आदि देखकर हम किसी से मित्रता कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मित्र जीवन में प्राय काम नहीं आते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। भाई ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए कि हमें अपना, अगर हमें लाभ हानि हो तो हमारे लाभ हानि को वो अपना समझे। तो यही है, हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए जिससे वह हमारे लाभ हानि लाभ को अपना समझे और हम उसके हानि लाभ को अपना समझे, ठीक है। नेक्स्ट, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, पथ प्रदर्शक जैसा होना चाहिए जिस पर हमें क्या हो, पूरा विश्वास कर सकें कि हाँ वो जो कहेगा हम सही मान के उसे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने गद्यांश में से अपने आंसर्स देते हैं, ठीक है। तो ये था गद्यांश जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको आपकी बुक में बहुत सारे गद्यांश इस तरह से मिलेंगे जिनके छोटे छोटे से आपको एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, यानी कि उनके छोटे छोटे अंश मिलेंगे और उससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताना है और उनके क्या करना है, रचनाओं का उल्लेख करना है। तो ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तभी हमने देख लिया था, लेकिन मैं फिर से आपको वही सारी चीजें यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आप आराम से देख लें कि हाँ भाई इस तरह से इसके क्वेश्चन के हमको आंसर लिखने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीवन परिचय अच्छे से कर लेना, रचनाएं अच्छे से कर लेना और उनकी भाषा शैली भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर काव्य सौंदर्य भी लिखने को आता है तो वहाँ भी आप अच्छे से लिख पाते हैं, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य अगर किसी चीज़ का लिखने को आएगा, वो पद्यांश के पार्ट में अगर आए, तो आपको पता होना चाहिए कि काव्य सौंदर्य भाषा शैली से रिलेटेड सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लिए लिखा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखें तो क्या है, हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 में हुआ था और बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो मैंने बताया था क्या होता है, जो पटवारी और जो लोग होते हैं, पटवारी जो होते हैं, उनके खातों की, उनके लेखों की जांच पड़ताल करता है। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। गणित में कमजोर होने के कारण इन्होंने शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी और इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और ये सारी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और इसी पद पर कार्य करते हुए वो 2 फरवरी 1941 में स्वर्ग सिधार गए।
उसके बाद हिंदी निबंध को नया आयाम देकर इन्होंने क्या क्या किया भाई, एक मूर्धन्य आलोचक थे, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार और युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। तो अब यहाँ पर इनका जीवन परिचय हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप जो हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था कि निबंध संग्रह में उन्होंने चिंतामणि भाग 1-2 किया था और विचार विधि। उसके बाद इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी इन्होंने ही लिखा था। आलोचना में सूरदास, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये इन्होंने आलोचनाएं की थी। संपादन में इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी जैसी इन्होंने संपादन किए थे। अन्य इनमें क्या है, कहानी लिखी थी इन्होंने 11 वर्ष का समय और काव्य कृति अभिमन्यु वध, ये इन्होंने कुछ रचनाएं की थी। तो ये हो गया इनका रचनाओं का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल की आपको भाषा शैली स्पष्ट करते हुए क्या करना है, इनकी साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डालना है। तो साहित्यिक सेवाएं क्या हैं, जो रचनाएं हैं उसी को ही साहित्यिक सेवाएं कहते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है। तो साहित्यिक में योगदान में आप क्या लिख दोगे, जो भी रचनाएं वो लिख सकते हो, प्लस ये भी लिख दोगे कि वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं भी लिखा करते थे और वो एक श्रेष्ठ निबंधकार थे, इतिहासकार थे, शैलीकार थे। ठीक है, इस तरह से 2-3 लाइनें और भी उसमें ऐड कर देना। साहित्यिक योगदान में क्या क्या है, शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु प्रवर्तक आलोचक भी थे और इनकी कृतियां जो है वो इस प्रकार से अभी भी हमने रीड कर ली थी, मैं फिर से रीड नहीं कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। भाषा शैली में आप क्या लिखेंगे कि भाई शुक्ल जी की भाषा जो थी वो कैसी थी, संस्कृत निष्ठ, शुद्ध और परिमार्जित, यानी कि बिल्कुल खड़ी, मतलब शुद्ध थी, उसमें कोई मिलावट वाली चीज नहीं थी, बिल्कुल खड़ी बोली थी। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी बिल्कुल कैसी लगती थी, बोध गम्य लगती थी, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हुए भी वो बहुत इजीली समझ में आ जाती थी। ठीक है, ऐसी इनकी भाषा थी। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया। मुहावरे और लोकोक्तियों का उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, तो ये भी एक भाषा का ऐड हो गया ना। शुक्ल जी की भाषा शैली कैसी थी, गठी हुई थी, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं होता था, कम से कम शब्दों में वे अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता थी। ठीक है, तो ये इनकी ओवरऑल इनकी क्या हो गई, भाषा के बारे में हो गई। आप इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि वे खड़ी बोली के प्रवर्तक थे, खड़ी बोली में अपनी उन्होंने रचनाएं की थी। तो इस तरह से आप लिख देंगे। भाषा शैली में आप चाहो तो एक उनकी रचना का भी नाम लिख देना, तो ये एक और चीज ऐड ऑन हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। तो साहित्यिक योगदान में आप फिर से जो भी इनका साहित्य यानी कि रचना जो है वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, और उसमें आप 2-3 लाइनें ऐड कर देना कि ये व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की आलोचना लिखते थे, एक अच्छे शैलीकार थे। ठीक है, वो जो मैंने अभी भी रिपीट किया था वो सारी चीजें आप इस साहित्यिक में लिख के और इनकी रचनाएं लिख देंगे। नेक्स्ट इनका जीवन परिचय अभी भी हमने पढ़ाई था, तो वो जीवन परिचय आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो जीवन परिचय आपको हर किसी लेखक का, हर किसी कवि का पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और इन्होंने क्या क्या किया था। इनकी कुछ रचनाएं आप आराम से याद कर लेना ताकि वो आता है, फिर चाहे वो कहीं से 1 नंबर के क्वेश्चन में आए, 2 नंबर के क्वेश्चन में आए, 4 नंबर के क्वेश्चन में आए, इस तरह से परिचय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लेखक और कवि दोनों के ही आपको अच्छे से लर्न करने हैं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मित्र का चुनाव करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जितना आपने चैप्टर पढ़ा है वो सारी जितने भी उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या निकल के आई है वो सारा आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं भी लिखे हो, लेकिन आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आप इसमें और ऐड कर सकते हो अपने आंसर को कि हाँ इसमें वो ये भी चीज़ डाल सकते हैं, इसमें मित्र ऐसा होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए और हमें हमारा आत्मबल बढ़ाने वाला होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने सारी चीज़ें देखी थी वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। मित्र का चुनाव करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ठीक है, दूसरा हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। एक और चीज लिख सकते हो, मित्र जो है विश्वास पात्र होना चाहिए। ठीक है, पथ प्रदर्शक होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें और भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना भी कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है भाई? कि जैसे एक घाव के लिए अगर हमको कोई घाव लग जाता है उसमें हम दवाई लगा के उसको ठीक करते हैं, ऐसे हमारे जीवन में भी कौन होना चाहिए? एक विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसको वो दूर करने में हमारी सहायता करे। तो आचार्य शुक्ल जी जो है उनका कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र का चुनाव करने में लोग प्राय क्या भूल करते हैं? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। पहले में था कि क्या क्या करना चाहिए, अभी बोल रहे हैं कि भाई लोग कौन कौन सी भूल कर लेते हैं। तो भूल कैसे कर लेते हैं भाई? मन भावनी चाल देख के, स्वच्छंद प्रकृति देख के वो सोचते हैं कि इनको हम मित्र बना लें, है ना, एक ये चीज है। तो किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार या अनुसंधान नहीं करते हैं, हम बस उनके शक्ल शेप को देख के बोल देते हैं हाँ भाई ये तो अच्छा लग रहा है, मित्र इसको ले लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, साहस, ये 2-4 बातें देखकर हम क्या कर लेते हैं? जल्दी से दोस्त बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है भी या नहीं, ये बातें हमें नहीं सोचती हैं। तो इस तरह से मित्र के चुनाव में हम ये कुछ भूले कर बैठते हैं। नाउ नेक्स्ट, बाल्यावस्था की मित्रता युवावस्था से किन बातों में भिन्न होती है? हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था में क्या क्या चीजें होती हैं, छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा हो जाते हैं और फिर जल्दी से मान भी जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर दृढ़ता आ जाती है, हम मैच्योर हो जाते हैं, सभी चीज़ों को गंभीरता से धैर्य के साथ उन चीज़ों को समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। तो बाल्यावस्था में मैत्री जहाँ असीम आनंद को प्रदान करने वाली होती है, वहीं ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी उसमें शीघ्र ही आ जाता है। बालक का स्वभाव होता है कि यदि कोई उसके मन की बात कह दे तो वह उससे अपार स्नेह करता है, और यदि कोई उसके मन के प्रतिकूल आचरण कर दे तो उसका मन छोटी छोटी बातों को लेकर खिन्न हो जाता है। लेकिन एक खिन्नता क्षणिक होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वापस वो एक जैसे पहले जैसे हो जाते हैं। बालकों की मित्रता में जैसी मधुरता व प्रेम होता है, जबकि युवा पुरुषों की, जो युवा पुरुष है या युवा अवस्था लिख सकते हो, उसको आप युवा पुरुष ना लिख के आप इसको युवा अवस्था लिख देना। ठीक है, युवावस्था की मित्रता बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है ना, क्योंकि इस टाइम पे हम जब युवा होते हैं तो हम चीज़ों को समझने लगते हैं। अगर एक बार किसी से दोस्ती कर लेते तो उसको निभाते हैं, ऐसा नहीं कि बस आज कट्टी करी कल बट्टी करी, ऐसे नहीं करते ना। तो इस तरह से नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। लेखक के इस कथनों को उदाहरणों से पुष्ट कीजिए कि भाई अलग अलग टाइप के लोग थे लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार था। तो ऐसे कुछ उदाहरण देने आपको। तो उदाहरण हमने देखे थे, जैसे हमने राम लक्ष्मण जी का देखा था, कर्ण और दुर्योधन का देखा था, तो वो हम इसमें उदाहरण लिख देंगे और क्या होता है वो भी देख लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। आपको सहानुभूति उस समय नहीं याद आता है, प्रेम लिख सकते हो, दोस्ती लिख सकते हो, मित्रता लिख सकते हो, कितने काम आ सकते हैं वो, मतलब जो भी आपको वर्ड समझ में आते हैं उस टाइम आप वो लिख सकते हो। यदि वे ऐसा समझते हैं कि विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, ठीक है, वो अगर ऐसा देखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि विपरीत स्वभाव है फिर भी हमारी मित्रता सच्ची है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते और इस तरह से वो अगर नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता क्या है? व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। विपरीत स्वभाव का होते हुए भी अगर उनको लगता है कि मेरी मित्रता बहुत अच्छी है, तो सेम स्वभाव का होते हुए भी मित्रता नहीं हो तो ऐसी मित्रता क्या है? व्यर्थ है। और इसके लिए उदाहरण क्या क्या दिए हैं? राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत जो हैं इस तथ्य में उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेखक कैसे लोगों से बचने की हमें शिक्षा देता है? तो कैसे लोग? वही लोग जो गली में ठट्ठा करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, क्या करते हैं? धुआं उड़ाते रहते हैं और लोगों का मजाक करते हैं, दूसरों की अमीरों की नकल निकालते हैं, दूसरों पे हंसते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए। जो लोग ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत करते हैं, ठीक है, जो काम की बातें नहीं करते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं,
न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, जो अमीरों की बुराई और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार यानी कि बन ठन के रहने वाली चीजें करते हैं, महफिलों में हो वाह 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 ये वाले चीजें करते होंगे, गलियों में ठट्ठा मारते हों, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते जाएं, ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा था? तो ये जो राजा थे उनके पिताजी ने उनको कहा था कि कुसंग का ज्वर यानी कि गलत संगत का जो आपका साथ होता है वो एक ज्वर यानी कि बुखार की तरह होता है, क्योंकि आप उसके साथ अपना जीवन भी नष्ट कर लेते हो। तो बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहां से आपके ग्रामर का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, स्थिति जमाना, धड़ाधड़ बढ़ना, बात सूझना, धुन सवार होना, पल्ला पकड़ना, चौकसी रखना। इन क्रियापदों का अर्थ बताइए और वाक्यों में इनका प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग हम करना जानते हैं, तो कैसे करते हैं? स्थिति जमाना यानी कि अड़िग भाव से जमकर बैठना। भाई अभी हम इस चीज को करने वाले हैं, किसी चीज को बनाने वाले हैं, तो इस भाव से जब आप कहीं पर बैठ जाते हो तो उसे कहते हैं स्थिति जमाना। जैसे उदाहरण में राहुल और रमेश क्या देखने गए थे? मैच देखने गए थे और वहां पर उन्होंने स्थिति जमाकर बैठ गए। तो आपको करना क्या है? इस अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग नहीं करना है, आपको इनके साथ वाक्य प्रयोग करना है। ये क्रियापद जो हैं, जो मुहावरे हैं, इनके साथ आपको वाक्य प्रयोग करना है। धड़ाधड़ बढ़ना यानी कि अधिक सफलता प्राप्त करना, तो इसका भी आप उदाहरण वाक्य प्रयोग बना के कर देंगे। बात सूझना, नया विचार आना, मुझे एक नई बात सूझी है बोलते ना, तो ये क्या है? ये एक उदाहरण हो गया कि भाई मुझे एक नया आइडिया आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, धुन सवार होना, किसी चीज की धुन सवार होती है यानी कि आप किसी चीज के पीछे लगे रहते हो, यानी कोई काम को पूरा करने की लगन होना। तो मुझे किसकी धुन सवार है? मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक आने की धुन सवार है। तो ये क्या है? एक धुन सवार, यानी आपको किसी चीज को प्राप्त करना और उसके लिए आपको बिल्कुल लगे हुए हैं। पल्ला पकड़ना यानी कि सहारा लेना। जैसे किसी का भी नाम लेके आप बोल सकते हो कि राजू गीता का हमेशा पल्ला पकड़कर ही जीवन में आगे बढ़ता रहेगा, तो इसका मतलब उसी का सहारा लेके आगे बढ़ता रहेगा। चौकसी रखना यानी कि निगरानी रखना, मम्मी अपने बच्चों पर हमेशा चौकसी रखती है, तो इस तरह से निगरानी करना। तो इस तरह से आप वाक्य का प्रयोग करके अर्थों को लिख सकते हैं। इस तरह से ग्रामर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट, कोमल, उपयुक्त, धन, गहरा, भारी। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं प्रत्यय जोड़कर इनका संज्ञा रूप लिखिए। इनके साथ क्या लिखना है आपको? संज्ञा का रूप लिखना है। तो जैसे क्या दे रखा है? कोमल, तो कोमल शब्द, इसके साथ आपने प्रत्यय क्या लगाया? ता, बन गया कोमलता। उपयुक्त, उपयुक्त के साथ ता लगाया, बन गया उपयुक्तता। घन के साथ आपने त्व लगाया, बन गया घनत्व। गहरा के साथ ई लगाया, बन गया गहराई। भारी के साथ पन लगाया, बन गया भारीपन। तो ये सारे क्या हो गए? संज्ञा रूप शब्द हो गए। ये आपके शब्द थे, इनमें आपने प्रत्यय लगाया। आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को जब लिखोगे तो इस तरह से प्रेजेंट करके लिखोगे। ऐसा नहीं करोगे कि कोमल लिखा, ता लिखा और कोमलता लिख दिया। समझ में आना चाहिए सामने वाले को कि आपने क्या लिखा है। तो ये शब्द हैं, ये प्रत्यय है और इनसे बनकर क्या आया है भाई? संज्ञा शब्द बनकर आया, तो संज्ञा शब्द रूप आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। अनंत, अनुसंधान, अत्यंत, दुर्भाग्य, निस्सार। इन शब्दों में उपसर्ग और मूल रूप आपको अलग अलग करना है, यानी इसमें ऑलरेडी उपसर्ग डला हुआ है, आपको इसको अलग अलग करना है। तो अनंत, इसमें ये शब्द हैं, ये उपसर्ग और ये मूल शब्द। तो अनंत में क्या है? अन जमा अंत, ये इसका उपसर्ग है अन, और ये अंत क्या है? मूल शब्द है। अनुसंधान, तो अनुसंधान, इस तरह से अलग अलग कर दिया। अत्यंत, अति जमा अंत, इसमें कौन सी संधि बनी हुई है? इसमें यण संधि बनी हुई है ना, अति जमा अंत, अत्यंत। दुर्भाग्य, दुर जमा भाग्य, दुर्भाग्य। निस्सार, निस
सार, अब इसमें स कैसा है, आधा है, तो आपने स में हलंत नीचे लगाया है। इसमें दुर्भाग्य में र आधा है, तो आपने हलंत लगाया है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये हलंत लगाना है, वरना क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख के अपने आंसर को लिखना, और इस तरह से आंसर प्रेजेंट करके लिखना होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। क्या क्या दे रखा है, विश्वास पात्र, सहानुभूति, उच्चाशय में एक च आएगा, ठीक है, एक च हटा दो, उच्चाशय, जीवन निर्वाह और हानि लाभ, ये होते हैं सारे समस्त पद। इनका हमने समास विग्रह करेंगे, और ये है समास का नाम। क्या क्या है, सबसे पहले विश्वास पात्र, तो विश्वास का पात्र, ठीक है, और ये बन गया तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति दे रखी है, विभक्ति का लोप हो गया है। नेक्स्ट है सहानुभूति। अब सहानुभूति का क्या बना, दूसरों की अनुभूति, जिसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह को आप थोड़ा और भी अलग कर सकते हो। इसके लिए आप लिख सकते हो दूसरों के साथ अनुभूति, है ना। सहानुभूति मतलब जब आप किसी और के साथ उसी की जैसे अनुभव कर रहे हो, उसको हम सहानुभूति बोलते हैं। तो आप इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरों के साथ अनुभूति, ठीक है। सिर्फ विग्रह में थोड़ा सा चेंज आएगा, बट समास हमारा तत्पुरुष ही रहेगा। नेक्स्ट है उच्चाशय। उच्चाशय का मतलब क्या होता है, जो विशुद्ध आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है, उसे कहते हैं। तो विशुद्ध आत्मा वाला यानी कर्मधारय समास, क्योंकि जिसमें हम बोलते हैं इस तरह धारण करने वाला, तो वो होता है हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है जीवन निर्वाह। तो जीवन निर्वाह यानी जीवन का निर्वाह, जीवन के लिए निर्वाह, तो ये हो जाएगा फिर से तत्पुरुष समास। हानि लाभ, ये क्या है, हानि या लाभ, हानि और लाभ कुछ भी लिख सकते हो, विग्रह दोनों तरीके से कर सकते हो, और ये हो गया हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप बताइए। कुछ रूप आपको शब्द दे रखे हैं, उनके आपके तत्सम रूप बताने हैं। तो चतुराई, जिसका चातुर्य, सिंगार, श्रृंगार, ये श्रृंगार आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज होता है तो थोड़ा सा इसमें आ जाता है इस तरह से। कान का होता है कर्ण। तो इस तरह आपके कुछ शब्द जो होंगे वो आपके तत्सम रूप में आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपके सारे ग्रामर पार्ट, जो भी आपका ग्रामर में आने वाला है, वो सभी ये तत्सम शब्द हम कर चुके हैं, वो आएगा। समास हम कर चुके थे, वो है। उपसर्ग आ गया, प्रत्यय आ गया। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, और चैप्टर के बीच में कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं वो चीजें भी आ गई। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स, अभ्यास प्रश्न। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।